हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज प्लासी टू पार्टीशन में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि अभी तक हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 को कंप्लीट किया है। आज हम इस वीडियो में इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते होंगे कि भारत के इतिहास में इंडिगो रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब देखना चाहेंगे कि आखिर क्या था इंडिगो रेवोल्यूशन और किस तरीके से इस इंडिगो रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और किन लोगों ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस इंडिगो रेवोल्यूशन में। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं कि आखिरकार क्या था इंडिगो रेवोल्यूशन और इस तरीके से भारत के इतिहास में इसका क्या प्रभाव पड़ा। वैसे अगर हम इंडिगो की बात करेंगे तो इस इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में जो शुरुआत होती है दैट इज इन 1859। मैं इसको अगर एक बिग रेवोल्यूशन के तौर पे देखूं तो डेफिनेटली एक बिग रेवोल्यूशन रहा। पर्टिकुलरली जो लोकेशन रहेगी वो बंगाल की रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिगो उगाने का काम बंगाल में हुआ करता था। आप सब जानते हैं कि बंगाल में ब्रिटिशर्स प्लांटर्स बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव प्रैक्टिस करवाते थे, जहां पे लोगों को जबरदस्ती इंडिगो उगाने की डिमांड की जाती थी। आखिर क्या था बैकग्राउंड, जरा बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि क्यों ऐसा किया गया और किस चीज के चलते हुए लोगों ने डिमांड की थी कि वो अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि इंडिगो की जो डिमांड थी पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर वाज वेरी मच हाई, बहुत ज्यादा। तो हाई डिमांड के चलते हुए यूरोप के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडिगो भेजने की कोशिश की जा रही थी। पर्टिकुलरली यूरोप की कंट्रीज इससे अपनी जीन्स वगैरह को एक कलर देते थे और भारत का ये जो इंडिगो हुआ करता था ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था। इसलिए अंग्रेजी सरकार और उनके प्लांटर्स बहुत कोशिश करते थे। ब्रिटिश प्लांटर्स जो है, पर्टिकुलरली जब मैं वर्ड प्लांटर्स लिख रहा हूं तो आपको समझना पड़ेगा ये प्लांटर्स का वर्ड जो है वो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स के लिए यूज किया गया है और वो फोर्स किया करते थे यहाँ के भारतीय लोगों को कि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें इंडिगो। अब चूंकि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन पीजेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कोशिश यही करते थे कि वो ग्रो करें इंडिगो, लेकिन इनको जो कंडीशन दी गई थी वो थी 3/20 में इनको उगाना पड़ता था। यानी 3/20 ऑफ द लैंड जो यूटिलाइज होनी चाहिए वो इंडिगो के लिए होनी चाहिए। और इस सिस्टम को कहा जाता है 3 कथिया सिस्टम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या था ये सिस्टम, किस तरीके से यानी कि मजबूर किया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से आपको उगाना ही उगाना है। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए भारतीय किसानों ने एक आंदोलन किया और उसी आंदोलन को हम लोग इंडिगो रेवोल्यूशन कहते हैं। वैसे ये इंडिगो पर्टिकुलरली जब उगाया जाता था तो इसको, वैसे तो इसकी डिमांड बहुत हाई थी, लेकिन फार्मर्स को कंपेल किया जाता था कि वो इस इंडिगो को वेरी लो प्राइसेस में यानी कि सस्ते में सोल्ड करें। अंग्रेजी सरकार उनसे बहुत सस्ते में ये खरीद लेती थी, जिससे एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ और इसके चलते हुए लोग मजबूर हुए कि वो अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन थी, जहां पे ये प्लांटर्स भारतीय लोगों को एडवांस में लोन भी दिया करते थे और विद हाई इंटरेस्ट लोन तो देते ही देते थे, लेकिन उसके साथ उनसे वसूल जो किया जाता था वो बहुत ज्यादा रेट की होती थी। इससे चलते हुए फार्मर्स के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अगर मैं इनके कारण देखूं तो कारण अगर आप देखेंगे तो इसके कॉजेस क्या रहे कि आखिरकार क्यों इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहला रीजन हमें जानने को मिलता है वो था ब्रिटिश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेटिव नेचर। यानी आपको जानबूझ के इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के अंदर धकेला जाता था कि आप और कुछ नहीं उगा सकते, यानी कि कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप वही उगाएंगे जो ब्रिटिशर्स आपको कहते हैं। और फार्मर्स को फोर्स किया जाता था, ये अपनी मर्जी से नहीं, फोर्स टू ग्रो इंडिगो। आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है, भले ही आपकी मर्जी होगी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं होता। इंस्टेड ऑफ, पहले भारतीय लोग इसके
चलते हुए फूड क्रॉप्स को उगाते थे, लेकिन अब कैश क्रॉप्स को उगाना है। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर वो कैश क्रॉप को छोड़ के फूड क्रॉप्स को छोड़ के इंडिगो उगाएंगे तो भारत का जो एग्रीकल्चर नेचर है वो खराब होगा। दूसरा रीजन भी आप बता सकते हैं कि सर प्राइसेस भी तो लो थी, भले ही उगा तो लेते थे लेकिन अंग्रेजी सरकार उनको बहुत कम पैसे देती थी। यहाँ पे लोन के बारे में भी आप कह सकते हैं, लोन देते थे लेकिन हाई इंटरेस्ट होता था, तो इससे भी आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके का एक्सप्लॉइटेटिव नेचर रहा है। उसके अलावा एक हार्श ट्रीटमेंट होता था। हार्श ट्रीटमेंट कहने का मतलब यानी कि अगर आप बीमार हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श तरीके, यानी कि यहाँ पे फिजिकली एब्यूज़ किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था, और आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं था क्योंकि लीगल चीज़ें भी फेवर जो है वो प्लांटर्स को ही करती थी। तीसरा रीज़न आप सब जानते हैं कि इस इंडिगो के चलते हुए भारत का इन्वायरमेंटल और एग्रीगेरियन इश्यूज भी उठने लगे, यानी भारत की पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर लैंड थी जहां कल तक फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको पानी की किल्लत होना शुरू हो जाती है। इसने हमारे फूड क्रॉप्स को रिड्यूस कर दिया, वो फूड क्रॉप्स जो भारत के लिए स्टेबल हुआ करते थे, और इसी के चलते हुए भारत के अंदर काफी सारे ग्रेट फैमाइन आए और इसके चलते हुए काफी सारे लोग मर गए। इसकी शुरुआत भारत के अंदर 1859 में हुई और ये करीबन एक साल 1860 तक चलता रहा, लेकिन अंग्रेजी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है वो नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। ये बंगाल का रीजन है, अक्सर कर प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है, ये बंगाल का पार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी अदर एरियाज में भी फैल गया, जहाँ पे फार्मर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। अब अगर हमें ये बताया जाए कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इंडिगो रेवोल्यूशन में भारतीय लोगों का साथ दिया, तो इसमें एजुकेटेड बंगाली खासकर दीन बंधु मित्रा का एक बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, ये आप प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अंदर और काफ़ी सारे, पर्टिकुलरली जिस न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने दिया, अगर आप याद होगा कि हिंदू हिंदू पैट्रियट एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर था जिसमें एक्सपोज किया गया कि किस तरीके से भारतीय लोगों को सताया जाता है। उसके बाद इस न्यूज़पेपर के अंदर क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बात की कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी फोर्स किया जा रहा है, थोपा जा रहा है भारतीय लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट का रिस्पांस हुआ, आखिरकार फाइनली वो दिन आया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्या ये सच में भारतीय लोगों के नुकसान में है। तो इसके चलते हुए भारत के अंदर इंडिगो कमीशन को बिठाया गया। इस इंडिगो कमीशन को 1860 में फाइनल रिपोर्ट देने के लिए, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और कमीशन ने ये माना कि प्लांटर्स बहुत ज़्यादा एब्यूज़ कर रहे हैं इंडिगो, और यहाँ पे फाइनली हुआ कि अब से भारत के अंदर कोई भी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए भारतीय फार्मर्स को फोर्स नहीं करेगा। बट कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहने की बातें कुछ और थी, फिर भी इन लोगों को फोर्स किया गया, लेकिन एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट निकला। प्लांटर्स ने ग्रेजुअली इंडिगो रोक दिया और कुछ रिलीफ जो है वो देने की बात की गई। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस मूवमेंट ने बाकी पीजेंट्स को इंस्पायर किया और इंक्रीज की अवेयरनेस, ताकि बाकी के लोगों को भी समझ में आए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे रखना है कि दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया नील दर्पण एक बहुत ही बड़ी बात, नील दर्पण एक्सपोज करता है कि किस तरीके से भारतीय लोगों के पीजेंट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि हिंदू यानी कि एडिटर इनके रहे हैं, ये याद रखना पड़ेगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने उस समय भारत के किसानों के साथ जुड़ के उनकी प्रॉब्लम्स को अपने न्यूज़पेपर में एज एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट इश्यूज को हाईलाइट किया। मैं मान सकता हूं कि इस इंडिगो रेवोल्यूशन से भारत के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को
उजागर किया गया और फिर बाद में आने वाली मूवमेंट्स जैसे कि गांधी के अंदर चंपारण सत्याग्रह, और हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो ये क्लियर हो गया कि अब भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे। सो ये था इंडिगो रेवोल्यूशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस इंटायर रेस्पेक्ट। होपफुली अगर आप इतना भी याद रखते हैं, क्योंकि अक्सर इंडिगो रेवोल्यूशन के ऊपर हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन निकाला जाए। ज़्यादातर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, जिसमें मैंने आपको दीनबंधु मित्रा के बारे में या हिंदू पैट्रियट, ये न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और हाँ, कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और कुछ रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।